हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक सवाल दिया था। देखते हैं क्या सवाल था। हमने एक समुच्चय दिया था और उसके उप समुच्चय ज्ञात करने के लिए बोला था। और उप समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट थे? ए, बी, सी, डी। ये कोई समुच्चय था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए ही मान लीजिए इसको, और इसके उप समुच्चय निकालने के लिए आपको दिया था। तो देखते हैं, निकालते हैं उप समुच्चय। आप लोग निकाले भी होंगे ए के उप समुच्चय। क्या करेंगे? हमने बताया था कि सबसे पहले आप फाई लिखते हैं, ये लिख दिया फाई, और फिर समुच्चय के जो अवयव हैं उनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट यानी एक एक अवयव लेकर मझला कोष्ठक लगाते जाओ, यानी सिंगलटन सेट बनाते जाओ। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो पहले एक एक एलिमेंट ये लिया, मझला कोष्ठक लगा दिया, ये लिया, मझला कोष्ठक लगा दिया, सिंगल सिंगल एलिमेंट ये। और जब सिंगल सिंगल एलिमेंट लगा लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि दो दो डबल डबल एलिमेंट लेते हैं। इस एलिमेंट्स में से हम दो दो एलिमेंट लेते हैं। और जरा इधर हम आपको बताएं कि कैसे दो दो एलिमेंट लें कि कोई मिस न होने पाए। तरीका क्या होता है? देखिए, तरीका इसका ये होता है कि जैसे आप पहला एलिमेंट ए उठाइए, तो ए के साथ जितने संभव हो सके 2 एलिमेंट लेना, पहले ए के साथ ले लीजिए। मतलब उछल कूद के नहीं जाना है कि पहले ए के साथ बना दिया फिर सी के साथ, नहीं, पहले ए के साथ जितने 2 एलिमेंट आप ले सकते हैं उतना ले लीजिए। जैसे आप ए के साथ बी ले सकते हैं, ए के साथ सी ले सकते हैं, ए के साथ डी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ए के साथ बनाइए। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट लेने जाएंगे, तो ए के साथ बी, यानी ये ए और बी लेके मझला कोष्ठक बंद कर दिया। फिर ए के साथ सी ले लीजिए। एकदम अगर क्रम से आप चलेंगे तो कोई भी एलिमेंट कभी छूटता नहीं है। ए के साथ डी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ए वाला काम हो गया, ए के साथ बी लिया, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ठीक है। अब आइए बी पर, और बी के साथ जितने एलिमेंट लेना हो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, आपको लौट के नहीं आना है। ये मत बोलिए कि बी के साथ हम ए भी लेंगे। जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके में आपको लौट के नहीं आना है, आगे ही जाना है। जैसे हमने बोला बी के साथ, तो बी के साथ आप सी लेंगे, बी के साथ सी, और बी के साथ डी लेंगे। जो है आप लौटेंगे नहीं कि हम बी के साथ ए भी लेंगे। क्यों? क्योंकि बी के साथ ए आप लोग ऑलरेडी ले चुके हो। जब ए के साथ बी बोल रहे थे तो आप तो जानते हो ना कि समुच्चय में चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, दोनों बराबर होते हैं ना। क्रम का महत्व होता नहीं, बस कलेक्शन देखते हैं कि कौन कौन सा कलेक्शन है। तो यहाँ भी ए बी है, वहाँ भी ए बी है। इसलिए थोड़ा सा इसमें सावधानी रखिएगा कि ऐसा ना हो कि वही एलिमेंट आप रिपीट कर डालें। तो जब बी के साथ हम लिखने के लिए बोलें तो आप वापस मत आइएगा कि नहीं हम बी के साथ पिछले एलिमेंट्स को भी लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो बी के साथ सी लेना है, बी के साथ डी लेना है, बी के साथ सी और बी के साथ डी। बी वाला हो गया। अब आप आइए सी पर, और जब सी पर आएंगे तो फिर वही कंडीशन। पीछे मत जाइएगा कि हम नहीं सी के साथ बी भी लेंगे, सी के साथ ए। ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिखा है, देखिए सी के साथ बी ये लिखा है, तो सी के साथ ए ये लिखा है। तो पीछे आओगे तो रिपीट कर जाएगा। आपको पता है कि सेट थ्योरी में समुच्चय लिखने के दौरान एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो जब सी के साथ डी जाना होगा तो बस ये लेना है, बस ये सी के साथ डी। तो ये लिख दिया सी के साथ डी। तो इस तरह से जब 2 एलिमेंट आप लिए तो जितने संभव ऑप्शन थे हमने सब लिख दिया जो है। अब क्या होता है इसके बाद कि 3 एलिमेंट, पहले फाई, फिर सिंगल सिंगल, फिर 2 डबल डबल, फिर ट्रिपल एलिमेंट, 3 एलिमेंट। और देखिए इसमें भी वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये 4 एलिमेंट हैं, और 4 एलिमेंट में आपको एक समय में 3 एलिमेंट लेना है। 4 एलिमेंट में एक समय में 3 एलिमेंट लेना है। तो फिर अगर आप उसी तरीके से चलें कि पहले ए के साथ जितने टर्शियरी बन जाएं, जितने 3 एलिमेंट का ग्रुप बन जाए उतने ले लीजिए ए के साथ, और जब ए वाला समाप्त हो जाए तब बी पे जाना। तो जब ए के साथ अगर हम लेना चाहें तो देखिए एक तरीका ये हो सकता है
ए के साथ बी ले ले, सी ले ले, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ए बी सी, एक ये बन जाएगा। फिर एक ए के साथ ही ए के साथ बी ले ले, फिर डी ले ले, ए के साथ ही बी ले ले और डी ले ले, तो ये हो जाएगा ए बी डी, ठीक है ना। फिर ए के साथ ही ये ले ले, ए के साथ सी ले ले और डी ले ले, तो ये हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, ठीक। तो ए के साथ देखिए इतने हो सकते थे, ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी, एक साथ हो गए। अब हम जब बी के साथ लिखने जाएंगे, बी के साथ, तो देखिए बी के साथ अगर 3 एलिमेंट लेना है तो देखिए 3 एलिमेंट बचे ही हैं बी के बाद, ये बी सी डी 3 बचे ही हैं, तो बस बी सी डी ले लीजिए, बी सी डी। आपको वापस आना नहीं है कि नहीं हम बी ए सी भी लेंगे, अगर आप बी ए सी बोलेंगे तो बी ए सी कहीं ना कहीं लिखा, देखिए ये लिखा है, इसलिए पीछे वाले एलिमेंट्स को अगर आप एक एलिमेंट उठा लिए तो पीछे वाले को देखना ही नहीं है। तो बी के साथ हमने क्या लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया जो है, तो 3 एलिमेंट हो गए। अब आप सोचें नहीं हम सी के साथ भी लेंगे, तो जब सी पर पहुँचेंगे आप तो 3 एलिमेंट लेने के लिए आगे कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए सी के आगे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सी डी 2 ही एलिमेंट है, 3 आपको मिलेगा ही नहीं, वापस आपको आना नहीं है, तो इसका मतलब ख़त्म। 3 एलिमेंट कितनी बार ले सकते हैं, 1 2 3 4, स्टार्टिंग ए से 3 एलिमेंट और स्टार्टिंग बी से 1 एलिमेंट, तो ये 3 वाला हो गया। अब हुआ 3 के बाद 4 होता है, यानी 4 एलिमेंट लेना है, और 4 एलिमेंट लेना तो हमारे पास 4 एलिमेंट है ही है, बस इन्हीं चारों को ले लो इकट्ठा, इन्हीं चारों को ले लो, ए बी सी डी। ये क्रम का महत्व होता नहीं है कि पहले हम बोल दें बी ए सी डी, बात वही होगी जो समुच्चय में क्रम का मतलब नहीं होता है, बस कलेक्शन देखते हैं। तो इस तरह से ये दिए गए समुच्चय की ये सारे उप समुच्चय हो गए, और आप गिन लीजिए ये 4 एलिमेंट हैं तो कितने उप समुच्चय होना चाहिए, हमने लास्ट टाइम पे फार्मूला बताया था 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहाँ n क्या है अवयवों की संख्या समुच्चय में, तो 1 2 3 4 अवयव हैं, 2 की पावर 4 16 उप समुच्चय होने चाहिए। अगर उप समुच्चयों की संख्या पूछ ले, उप समुच्चयों की संख्या, तो 16 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 16 उप समुच्चय हैं। तो अगर इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। बस ध्यान ये देना है कि एक एलिमेंट के साथ जितने संभव ऑप्शन हो पहले ले लीजिए, तब दूसरे पे जाइए, और कभी भी जिस एलिमेंट से आप शुरुआत कर रहे हैं उसके पीछे नहीं जाना है, ठीक। ये हमने सवाल दिया था, इसको बता दिया। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें आपको, शायद लेक्चर 3 में था, हमने एक सवाल आपको दिया था, वहाँ पे समुच्चय गुण विधि में लिखा था, उसको तालिका विधि में कन्वर्ट करना था। सवाल ये था कि इस समुच्चय के अंदर ऐसा अवयव है सच दैट कि यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल, जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो इस सवाल को आप देखिएगा लेक्चर 3 में है, तो उसमें हमने 1 7 लिख दिया था, 2 6 लिख दिया था, 3 5 लिख दिया था, 4 4 लिख दिया था, फिर इसी को पलट दिए थे 7 1 6 2 5 3 और 4 4 को पलटेंगे यही आएगा, इतना लिख दिए थे। इसमें एक संख्या छूट गई थी 8 0, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 80 लिखना छूट गया था। तो हमने इसको कमेंट भी कर दिया था तुरंत, और उसको देख लीजिएगा, तो ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। एक संख्या आपको और लिखनी थी 80, क्योंकि 80 में भी इन दोनों अंकों को आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्शन था। और अभी लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने एक सवाल बताया था, उसमें ये शब्द लिखा था, ये शब्द लिख दिया था, और मैं कहा था इसके अक्षरों का समुच्चय, और इसको मैथमेटिक्स बोल दिए थे। एक्चुअल में मैथमेटिक्स देखिए नहीं लिखा, ये मैथमेटिक्स इसको पढ़ सकते हैं आप, जो है मैथमेटिक्स लिखना होता तो यहाँ पे हमें टी लिखना पड़ता। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी आप शब्द ले सकते हैं, ऐसा शब्द ले सकते हैं जिसका आप उच्चारण भी ना कर सकें,
तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। ये शब्द था, इसके अक्षरों का समुच्चय था, बस ये समझ लीजिए। अगर मैथमेटिक्स आपको लिखना ही है तो यहाँ पे टी बना लीजिए, तो एक नया सवाल बन जाएगा। तो स्पेलिंग पे आप मत जाइएगा कि सर बोल रहे हैं मैथमेटिक्स, लिखा कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही था। आप इसको मैथमेटिक्स मत बोलिए, मैथमैक्स इसको बोल दीजिए, बस काम खत्म जो है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से ये उपसमुच्चय की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, अगली हमारी हेडिंग होगी उचित उपसमुच्चय एंड अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। हेडिंग होगी हमारी उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और इसको बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। पहले डायरेक्ट परिभाषा लिखते हैं, बहुत सिंपल है। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव बी में अवश्य हो, बिलोंग्स टू बी, अवश्य हो, तथा बी में कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि वह ए में ना हो। कंडीशन समझिए, दो समुच्चय ए और बी है, अब की बार कंडीशन दोनों में है। ध्यान दीजिएगा, जब सबसेट हम पढ़ा रहे थे, उपसमुच्चय बता रहे थे, तो सिर्फ कंडीशन ए में थी। कंडीशन क्या थी कि ए के सारे अवयव बी में हों, बस। ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में बिलोंग करे, संबंधित हो, बस इतनी सी कंडीशन थी। बी में कोई कंडीशन नहीं थी कि बी में ज़्यादा हो या ना हो, बस ए में कंडीशन थी कि ए के सारे एलिमेंट आपको बी में दिख जाए, बस। लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दो कंडीशन है। ए के सारे अवयव तो बी में दिखे ही, लेकिन बी में कंडीशन क्या है कि बी में कुछ ज़्यादा भी हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। यानी अब की बार हम बी में भी कंडीशन ले रहे हैं, और कंडीशन क्या है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो, ए के सारे एलिमेंट को कंटेन तो करे ही, ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, यानी बी में एक एलिमेंट अवश्य ऐसा हो जो ए में ना हो। तो समुच्चय ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, तथा ए को तो उचित बोल दिया, और बी को क्या बोलेंगे, तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय, अधिक को मतलब आप अधिक समझ सकते हैं अपना कॉमन सेंस के लिए, अधिसमुच्चय कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं। यहाँ पे दोनों का नाम है, जिन्हें कैसे नोटेशन क्या होता है, जिन्हें ये ऐसे ये नोटेशन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोटेशन क्या है, नोटेशन ये है, आपको याद हो सबसेट में एक लाइन भी नीचे खींच देते थे, लेकिन प्रॉपर सबसेट या सुपरसेट में सिर्फ ऐसे बना देते हैं बस। इस चिन्ह का क्या नाम है, ये चिन्ह किसका होता है, प्रॉपर दोनों के लिए है। जैसे आप संख्याओं में पढ़ते हैं कि ये लिखा है, तो हमने एक दिन बताया भी था कि चाहे ये छोटा होने का भी चिन्ह होता है, बड़ा होने का भी चिन्ह होता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किस साइड से पढ़ते हैं। बाएं तरफ से पढ़ेंगे LHS से तो बोलेंगे 3 5 से छोटा है, 3 लेस देन 5, लेकिन अगर इसी को इधर से पढ़ते हैं तो बोलते हैं ग्रेटर देन 3।
तो ये चिन्ह दोनों का है। उसी प्रकार ये चिन्ह भी दोनों का है, प्रॉपर का भी है और सुपर का भी है। प्रॉपर सबसेट का भी चिन्ह यही होता है, सुपर सेट का भी चिन्ह यही होता है। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किधर से पढ़ेंगे। इधर से पढ़ेंगे बाईं तरफ से तो बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, इधर से बोलेंगे तो बोलेंगे सुपर सेट। अभी पढ़ के बताते हैं। तो ये चिन्ह किसका है? ये चिन्ह होता है प्रॉपर सबसेट या सुपर सेट। सुपर सेट का चिन्ह, दोनों का चिन्ह है ये दोनों का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है, ज़रा पढ़ने का तरीका भी देख लीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं, चलिए आगे लिख देते हैं। पढ़ने का तरीका, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ये लिखा है जिधर मुंह खुला है, देखिए वहाँ पे ऐसे बनता है, यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा कर्व ज़्यादा घुमा देते हैं। ठीक है, तो बात को समझिएगा। जिधर मुंह खुला है उधर वाला समुच्चय कहलाता है सुपर सेट। बात समझिएगा। जिधर मुंह बंद है उधर वाला समुच्चय कहलाता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर मान लीजिए इधर मुंह बंद है, उसको पहले बोलना चाहते हैं हम, तो बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और अगर इसी बात को उधर से हम पढ़ना चाहते हैं, मतलब वही निकलेगा। तो बी पहले दिख रहा है तो बी का नाम बोलेंगे तो बी क्या है? बी सुपर सेट हो जाएगा। इसको बोल देंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अगर बाएं तरफ से पढ़ेंगे तो प्रॉपर बोल देना है, उधर से बोलेंगे तो सुपर बोल देंगे। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसको हिंदी में लिखेंगे कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। और इसको क्या बोलेंगे? बी ए का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है। ठीक है, ये इसका पढ़ने का तरीका होता है। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ए बराबर लिखा है 1 2 3, बी बराबर लिखा है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। देख लीजिए 1 यहाँ, वहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ, वहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ, वहाँ भी दिख रहा है। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ए के सभी अवयव या प्रत्येक एलिमेंट सभी अवयव बी में हैं, जो पहली कंडीशन थी हमने चेक कर लिया उसको। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। जरा बी को चेक करिए तो बी में कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं है? देखिए एक्स्ट्रा है बी में। यह जो 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे ए में नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तथा बी में एक अवयव, एक हो या एक से अधिक हो, एक अवयव 4 इस प्रकार है कि वह मतलब 4 ए में नहीं है, ए में नहीं है। 4 बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए। इसको आप संक्षेप में ऐसे लिख सकते थे कि 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी तथा 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। जी 4 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपको ए पर भी कंडीशन चेक करना है और बी पर भी। सबसेट में सिर्फ एक पर चेक करते थे। अगर ये सवाल हो कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का सबसेट है कि नहीं, तो बस ये देख लीजिए ए के सारे अवयव बी में है कि नहीं, बी को मत देखिए। अगर क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि बी सबसेट है कि नहीं है का, तो बी को देख लीजिए। जिसको सबसेट प्रूफ करना हो बस उसी को देखिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात ये देखिए ए के सारे अवयव बी में हैं और बी में एक्स्ट्रा है, तो हमने इसको बोल दिया प्रॉपर या सुपर। इधर से बोलेंगे तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इधर से बोलेंगे तो बोलेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए। दोनों बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ज़रा देखिए तो, जैसे आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, जैसे ही आपने ये बात देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, क्या आप ए सबसेट बी नहीं बोल सकते हैं? इससे पहले जो पढ़ चुके थे
भाई प्रॉपर है कि नहीं वो तो बात की बात है, प्रॉपर तो तब होगा जब हम बी पर भी जाके कुछ बात चेक करेंगे। लेकिन जैसे आपने पहली कंडीशन चेक किया कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो तुरंत ये बात साबित हो गई कि सबसेट तो हो गया। प्रॉपर हो या ना हो बात की बात है जो है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। जैसे आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, आप ये तुरंत लिख सकते हैं। प्रॉपर हो या ना हो तो जब हम बी के एलिमेंट देखेंगे कि बी में एक्स्ट्रा है कि नहीं तब देखेंगे, लेकिन ये बात तो तुरंत साबित हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो समुच्चय एक दूसरे में एक प्रॉपर है दूसरे का, तो सबसेट तो वो ऑलरेडी हो ही गया। जैसे कि प्रॉपर है तो वो सबसेट तो है ही है, बिना सबसेट के हम दूसरी कंडीशन देख ही नहीं पाएंगे जो है। पहली कंडीशन तो यही है ना कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तब दूसरी कंडीशन जाते हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होते ही वो सबसेट बन गया। तो इसी बात को ज़रा नोट करके हम लिख दें। क्या लिखेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट बी अगर आपने चेक किया तो का मतलब इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करेगा कि ए सबसेट बी ऑलरेडी है उसमें। इस बात को याद रख लीजिएगा, हमने इस चिन्ह का मतलब बताया था कि बाईं तरफ वाला LHS अगर है तो वो दाएं तरफ वाले को इंगित करता है, यानी ये सत्य हो तो वो ऑटोमेटिक सत्य है अगर दिया है तो। अगर ऐसा चिन्ह बना है तो इसका मतलब इसके होने पर, इधर बाएं तरफ वाले के होने पर दाएं तरफ वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि अगर ये है तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको इम्प्लाई पढ़ते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी इम्प्लाइज ए सबसेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब क्या है, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। एग्जाम्पल आपके सामने देख लीजिए, ए प्रॉपर बी है, आपने चेक कर लिया सब कुछ, ए प्रॉपर बी है, हम 100% दावे के साथ बोल सकते हैं कि ए सबसेट भी है। देख लीजिए है, कोई दिक्कत? तो इस बात को समझिएगा, प्रॉपर अगर है तो सबसेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। प्रॉपर बड़ी कंडीशन है, तो प्रॉपर अगर है तो छोटी कंडीशन तो हो ही जाएगी जो है। लेकिन क्या इसका विलोम सत्य है? क्या इसका विलोम सत्य है? अगर ए सबसेट बी आपने चेक किया, ए सबसेट बी आपने देखा कि ए के सारे अवयव बी में है, आपने देख लिया, तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो प्रॉपर हो ही जाएगा? नॉट इम्प्लाई। बात समझिए, अगर आपने ए के सारे एलिमेंट बी में देख लिया तो आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि बी में कुछ एक्स्ट्रा हो ही, आपको देखना पड़ेगा जो है। इसलिए दिस स्टेटमेंट नॉट इम्प्लाई, काट देंगे ए प्रॉपर बी, ये इसको इम्प्लाई नहीं करता जो है। बात समझिएगा इसको थोड़ा तार्किक ढंग से। अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो क्या इतना बोलते ही आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर भी हो गया? भैया प्रॉपर तो होने के लिए बी में एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, तो आप चेक करोगे तब ना कह पाओगे। इसलिए ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई नहीं करता ऑलवेज। ठीक है, और ये चिन्ह तभी लगता है जब 100% श्योरिटी हो। ठीक है, तो बात समझिएगा, प्रॉपर है तो सबसेट हो जाता है, लेकिन सबसेट है तो वी कैन नॉट से ऑलवेज कि वो प्रॉपर भी होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें थी, ये बीच में आती रहेंगी। और एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि जो भी हम सेट थ्योरी में ब्रैकेट करके लिखवाते हैं नोट करके, उनको आप याद अवश्य करते रहिएगा अगर आपको अपनी सेट थ्योरी स्ट्रांग करनी है तो। सही बता रहे हैं, सेट थ्योरी को से लोग बहुत घबराते हैं। ये मेन कारण यही है कि जो छोटी छोटी डिफिनेशन, छोटे छोटे जो हम नोट लिखवाते हैं, कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, इसको लोग याद नहीं करते, और याद करने के साथ साथ इसका भावार्थ, इसका मीनिंग नहीं समझते जो है। मीनिंग समझते हुए अगर आप याद कर लें इसको, कुछ लोग तो बोलने से ही डर जाते हैं कि सबसेट प्रॉपर इम्प्लाई क्या होता है। तो इसको शुरू में आप, इसके जब शुरुआत बताया गया कि इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, तो इसके मीनिंग को समझिए, इसके अर्थ को समझिए, और तब जाके बातों को रटिए और फिर समझिए फिर रटिए, तब जाके सेट थ्योरी आसान हो जाएगी। नहीं वास्तव में सेट थ्योरी कठिन ही रहेगी आपके लिए जो है। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग हमारी होगी वास्तविक संख्याओं में। हमने देखिए उपसमुच्चय की बात ऑलरेडी कर लिया था। जैसे ये वास्तविक संख्या R है, वास्तविक संख्या सेट ऑफ रियल नंबर, तो इन वास्तविक संख्या में आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ होल नंबर पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इंटीजर पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं।
अच्छा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हमने क्यू डैश लिखा था, लेकिन हमने एनसीईआरटी की बुक में देखा वहाँ पे सेट ऑफ इरेशनल नंबर को कैपिटल टी से डिनोट किया था, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नोटेशन है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल टी ही ले सकते हैं, क्यू डैश लेकिन सामने लिख दीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, हमने बताया था कि ये सभी उप समुच्चय होते हैं आर के। आर यहाँ पे सबसे बड़ा है, आर इज ए कंटेनर ऑफ दिस नंबर। ये जितने नंबर आप देख रहे हैं इन सभी को कंटेन करता है। तो हमने बताया था लास्ट टर्म पे कि एन भी सबसेट होता है आर का, डब्ल्यू भी, आई भी, क्यू डैश भी, क्यू डैश मतलब टी, ये सभी क्या है सबसेट ऑफ आर। आर सबसे बड़ा है। और फिर हमने बता दिया था कि ये जो आप देख रहे हैं एन, डब्ल्यू और आई, ये तीनों सबसेट होते हैं क्यू के भी, यानी परिमेय संख्या। अगर इन तीनों की बात करें हम तो इन तीनों को ये क्यू अपने अंदर कंटेन करता है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। तो ये तीनों यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये क्यू के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। इन तीनों की बात करें तो सब की बात करेंगे तो आर के सबसेट है ये, लेकिन अगर हम एन, डब्ल्यू, आई और क्यू में बात करें तो एन, डब्ल्यू, आई क्यू के लिए सबसेट हो जाएंगे। और अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों कंटेन करने वाला आई है, ये दोनों इसमें आई में होते हैं, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन सबसेट है आई का और डब्ल्यू सबसेट है आई का। आई मतलब पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो प्राकृतिक भी होता है, पूर्णांक में तो पूर्ण भी होता है, जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण में, तो वो ऑलरेडी पूर्णांक में होता है। तो अगर इन तीनों की बात करेंगे तो आई इन सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर एन डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यू बड़ा है एन से, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहाँ पर एन सबसेट हो जाएगा डब्ल्यू का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हमने बता दिया वास्तविक संख्याओं में कि कौन किसका सबसेट होता है। सबको आप लेंगे, सबको ले रहे हैं जितने यहाँ पे हैं, तो इन सभी में आर के ये सब सबसेट हो जाएंगे। और अगर इस तीन में, चार में लेंगे, एन, डब्ल्यू, आई, क्यू में लेंगे ये, तो क्यू के लिए ये सब सबसेट हो जाएंगे। और एन, डब्ल्यू, आई लेंगे तो एन, डब्ल्यू के लिए एन, डब्ल्यू सबसेट होगा आई का, ठीक है। और अगर दो को लेंगे तो एन सबसेट हो जाएगा डब्ल्यू का। ये संख्याओं के बारे में है। अगर आप सारी संख्याओं को ढंग से पहचानते हैं, उनका मतलब समझते हैं, तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है, ठीक है। ये तो संख्याओं के बारे में बात हो गई थी। अब हम एक नई हेडिंग, इम्पॉर्टेंट हेडिंग, उसकी बात करने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं में जो अंतराल होता है वो समुच्चय के रूप में कैसे होता है, ठीक है। हेडिंग होगी हमारी वास्तविक संख्याओं में अंतराल उपसमुच्चय के रूप में, यानी अंतराल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उपसमुच्चय, अंतराल को इंटरवल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटरवल। और इसको किस रूप में पढ़ना है, सबसेट के रूप में। इंटरवल एज ए सबसेट, इंटरवल को हम एक उपसमुच्चय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। और कहाँ, वास्तविक संख्याओं में, इन रियल नंबर्स। हम अंतराल को एक उपसमुच्चय के रूप में जानना चाहते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए। तो पहले तो आप अंतराल समझिए कि अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। इंटरवल आप सामान्य बोलचाल में बहुत जानते हैं। जैसे हम कहें कि 1526 से लेकर 1528 के बीच का अंतराल, आप ये सेंटेंस सुने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो घटनाओं, 1526 मान ले कोई युद्ध हुआ, 1528 में कोई युद्ध हुआ, तो हम कहें कि इन दोनों के बीच का समय बहुत क्राइसिस वाला था जो है, यानी इस बीच का जो अंतराल था, दो घटनाओं के बीच का जो समय है वो अंतराल हो गया। एक चीज़ आप यहाँ सुने होंगे। दूसरा इंटरवल, जैसे आप स्कूल में भी सुनते हैं
4 पीरियड के बाद इंटरवल हो जाता है, फिर 4 पीरियड शुरू होता है, जैसा भी। तो कहने का मतलब कि कुछ विद्यालय के कुछ भाग, जितने समय हम विद्यालय में रहते हैं, तो कुछ समय के बाद एक जो गैप होता है और फिर वो समय स्टार्ट हो जाता है पढ़ाई का। तो पढ़ाई पहले हुई, फिर एक मतलब गैप हुआ, फिर पढ़ाई हुई। तो दो बार जब पढ़ाई हुई, उसके बीच का जो समय होता है उसको अंतराल बोलते हैं। टीवी सीरियल पिक्चरों में भी इंटरवल आता है, इससे पहले क्या हुआ, फिर इस अंतराल गैप हुआ, उसके बाद, यानी 2 घटनाओं के बीच का जो समय। तो इंटरवल का मतलब होता है कि 2 घटनाओं, अब वो घटनाएं चाहे समय से घटनाएं चाहे समय संबंधित हों या किसी कार्य से संबंधित हों, 2 कार्यों के बीच का समय। तो 2 इंटरवल का मतलब होता है कि बीच का समय, 2 घटनाओं के बीच का समय। ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा हो गई। हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं में इंटरवल क्या होता है। तो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब संख्याएं। तो संख्याओं में इंटरवल क्या होता है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच, बात समझिए, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वे उन वास्तविक संख्याओं जो समुच्चय बनता है उसको बोलते हैं अंतराल, इंटरवल। यानी 2 वास्तविक संख्याओं के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं से बने समुच्चय को अंतराल कहते हैं। क्या इसकी डिफिनेशन हो जाएगी वास्तविक संख्याओं के लिए? इंटरवल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन 2 रियल नंबर। इसको कह सकते हैं हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स lying between any 2 रियल नंबर। यानी 2 वास्तविक संख्याओं के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं में अंतराल कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो इंटरवल यानी अंतराल 3 प्रकार के वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्याओं में इंटरवल, वास्तविक संख्याओं में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या होता है? नंबर फर्स्ट होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये बताएंगे डिफिनेशन, क्लोज्ड इंटरवल। नंबर सेकंड ओपन इंटरवल। और नंबर थर्ड सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। थोड़ा हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं इसको। क्लोज्ड इंटरवल को बोलते हैं बंद अंतराल, बंद अंतराल, या इसी का एक नाम और होता है संवृत अंतराल, संवृत अंतराल। और इसको ओपन को बोलते हैं खुला अंतराल या विवृत अंतराल। और इसको आप समझ जाएंगे, सेमी मतलब होता है आधा, यानी आधा खुला या आधा बंद, आधा बंद या आधा खुला अंतराल। ठीक है। सेमी का मतलब यहाँ पे आधे से है, आधा खुला आधा बंद। ठीक है। तो ये होता है खुला अंतराल, बंद अंतराल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड का मतलब आधा खुला आधा बंद, आधा क्लोज्ड हो आधा ओपन हो। तो कैसे, क्या इसका मतलब होता है, ज़रा देखिए 1 बाई 1। पहले हम क्लोज्ड की बात कर लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, देखिए डिफिनेशन क्या है इसकी। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए बी वास्तविक संख्या है, आर वास्तविक संख्या है, तथा ए लेस देन बी, ये भी देखना है अंतराल में कि एक संख्या दूसरे से छोटी होनी चाहिए। भाई अंतराल का मतलब है कि यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो एक पहले है एक बाद में है, तो एक संख्या दूसरे से छोटी होनी चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर है वास्तविक संख्या, तथा ए लेस देन बी है। तो बात समझिए, तो ए से बी तक, ए से बी तक की
के लिख देते हैं, के सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। क्लोज्ड यानी बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। बात समझिए, ए से बी तक, ए से बी तक का मतलब होता है ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और उनके बीच का भी शामिल है। ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। जिसे किस प्रकार लिखते हैं, जिसे ये ब्रैकेट बनाते हैं बीच में ए कामा बी, ये इसको बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं। अगर आप जानते हो तो छोटी क्लास में बताया गया था, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, ये सब बोलते थे ना, तो वही है ये, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये नोटेशन है। अर्थात हमने क्या कहा जरा देखिए तो समुच्चय रूप में, अर्थात जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके अंदर ऐसी वास्तविक संख्याएं होंगी जो ए से बी तक हो, अर्थात इसके अंदर ऐसा यक्स होगा सच दैट कि वो यक्स, पहली बात तो रियल नंबर, देखिए क्या लिखा है, ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ऐसा रियल नंबर है जो आर हो, तथा एक कंडीशन ये है कि ये एक्स ए से बी तक हो, यानी ए भी हो उसके अंदर, ए से ज़्यादा भी हो, बी भी हो, बी से कम भी हो, यानी यक्स ए से बड़ा भी हो, बराबर भी हो, बी से कम भी हो, छोटा बराबर भी हो, ये कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या रेखा है, यहाँ पर ये ए लिखा है, यहाँ पर ये बी लिखा है, तो यक्स का मान ए भी हो, ये भी हो और बी भी हो, और जो बीच का ये इंटरवल है, बीच का ये जो है ये भी हो, तब उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई क्लोज्ड इंटरवल की। ये ऐसे इसके अंदर ऐसा यक्स हो सच दैट कि वो वास्तविक संख्या हो और यक्स ए से बड़ा लेकिन बराबर, ये चिन्ह आपको बताए थे ऑलरेडी, अगर ऐसे बना हो तो ये बराबर भी है और उधर वाली संख्या बड़ी भी है। जैसे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब बी ए से बड़ी भी है, बराबर भी है, ऐसे होता है तो इधर वाली बड़ी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चिन्ह आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा देखिए, अगर इसी क्लोज्ड इंटरवल को आपको रियल लाइन में दिखाना है, रियल लाइन में, तो क्या करते हैं, जैसे ये आपने बनाया रियल लाइन, ठीक है, और यहाँ पर एक संख्या लिया ए, रियल नंबर, एक लिया यहाँ पर बी, तो अगर आपको क्लोज्ड दिखाना है तो पहले आप ए पर भी डार्क यहाँ पे सर्कल बनाइए और बी पर भी डार्क बनाइए। डार्क का मतलब ये है कि ए भी हमें शामिल करना है इस समुच्चय में, इस सेट में ए भी शामिल है। तो जब ए भी शामिल है तो ए को हमने डार्क किया, बी भी शामिल है तो बी को भी डार्क किया, और ए से बी तक बीच का भी शामिल है तो इसको भी हमने ये डार्क कर दिया। तो ये जितना हम ये रेड से दिखा रहे हैं पूरा, ए भी, बी भी और बीच का भी, तो यही होता है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी। इसी को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, संख्या रेखा पे ऐसे दिखा सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखिए, तो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं अर्थात करके, जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिखा है, ये क्या हो गया, ये सबसेट हो गया रियल नंबर के लिए। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट यक्स बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि यक्स ए से बड़ा या बराबर है, बी से छोटा या बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों तरफ से बात सही है, इधर से भी कर सकते हैं। ये सही है तो वो भी हो जाएगा, ये सही है तो ये भी हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2,3 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों तरफ से बंद, तो इसमें इसके अंदर ऐसा यक्स होगा, इस समुच्चय के अंदर ऐसा यक्स होगा सच दैट कि ये यक्स 2 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा या बराबर हो। ये कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह ओपन इंटरवल होता है। बस एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि अगर रियल लाइन में आपको दिखाना है,
रियल लाइन में दिखाना, जैसे यहाँ पे आपने 2 बनाया, यहाँ पे 3 बनाया, अगर आपको दिखाना है तो या इसमें 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, तो 2 में भी सर्किल बनाइए डार्क, 3 पर ही बनाइए और बीच वाले को भी डार्क कर दीजिए। ये तो ये हो जाएगा रियल लाइन में इनका रिप्रेजेंटेशन। 2 पे भी डार्क है, 3 पे भी डार्क है। अब अगली हेडिंग हमारी क्या थी? ओपन इंटरवल था। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या था कि वही सेम है कि यदि ए बी रियल नंबर है, ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे हमने क्या बोला था? ए से बी तक बोले थे, यहाँ ए से बी तक नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ए और बी के बीच। ए और बी के बीच का मतलब कि अब की बार ए और बी छूट जाएगा, सिर्फ बीच वाले रहेंगे बस। तो क्या परिभाषा बन जाएगी? तो ऐसी ये ए बी से छोटा है तो ए और बी के बीच, उसमें क्या लिखा था? ए से बी तक लिखे थे, इसमें ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल कहते हैं, जिसे डिनोट कैसे करते हैं? छोटे कोष्ठक के द्वारा, जिसे ऐसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या था? ए से बी तक, इसमें क्या है? ए और बी के बीच, बस यही अंतर है। उसमें भी वास्तविक संख्या, इसमें वास्तविक संख्या है। उसको दिखाते थे बड़े कोष्ठक के द्वारा, इसको दिखाते हैं छोटे, स्मॉल ब्रैकेट जानते हैं इसको आप, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ज़रा देखिए तो, अगर ये ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल है तो इसके अंदर ऐसी वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या x आएगी जो पहली बात तो वास्तविक हो, और क्या हो? और क्या हो? ए और बी के बीच हो, यानी न ए हो न बी हो, बीच का मतलब ए से ज़्यादा हो बी से कम हो। तो ऐसा x जो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, ये इसकी डिफिनेशन बन गई। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन बन गई जो है। उसमें हमने क्या बताया था कि ये भी शामिल है, बी भी शामिल है। इसमें कह रहे हैं कि ना ए शामिल है ना बी शामिल है, बस बीच के वास्तविक संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि ये कोई ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल, चाहे ओपन ब्रैकेट बोलिए चाहे ओपन इंटरवल, तो इसमें x कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये x a से बड़ा है b से छोटा है। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई एलिमेंट x a से बड़ा है b से छोटा है, तो इसका मतलब वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये अगर इसको हमको संख्या रेखा पे दिखाना है तो ज़रा देखिए तो, संख्या रेखा में क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो उसमें हमने क्या कहा था कि a पर भी हमने डार्क सर्किल बनाया था, b पर भी और बीच में भी। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे डार्क नहीं करना है, यहाँ बस ऐसे सर्किल बना के छोड़ देते हैं, बीच में डार्क नहीं करते। यहाँ पर भी b में ऐसे सर्किल बना के छोड़ देते हैं और बीच वाले पोर्शन को ऐसे डार्क कर देते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ बीच का बीच के भाग आता है। ओपन में सिर्फ बीच का, और क्लोज्ड में बीच का तो रहता ही है, किनारे भी रहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन पे दिखाने का तरीका होता है, सर्कल बना के छोड़ देते हैं, डार्क नहीं करते बाउंड्री पे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 2,3 ऐसे लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके अंदर ऐसे x हैं सच दैट कि वो x 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे। जितनी वास्तविक संख्याएं 2 और 3 के बीच में अनंत होती हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लाइन में बनाइए, यहाँ पे 2 दिखा दीजिए, यहाँ पे 3। तो जहाँ पे 2 बना रहे हैं वहाँ पर सर्किल बना के छोड़ दीजिए, 3 पर भी सर्किल बना के छोड़ दीजिए, डार्क मत करिए और बीच वाले पोर्शन को डार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ठीक, और तीसरा जो होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल और सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि एक तरफ से आधा खुला है, एक तरफ से आधा, मतलब आधा खुला आधा बंद। तीसरा है सेमी क्लोज्ड तथा सेमी ओपन। सेमी का मतलब होता है आधे, इंटरवल। इंटरवल ठीक है, तो इसका देखिए ऐसे बनता है,
ये इस ये ओपन है, इधर से क्लोज बना दीजिए, या इधर से क्लोज कर दीजिए, इधर से ओपन कर दीजिए। मतलब ना तो कंप्लीट ये ओपन है, ना ही कंप्लीट क्लोज्ड है, आधा ओपन आधा क्लोज, वैसे ये ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए दो रियल नंबर ए बी है, इसके अंदर ये ए बी, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे एक्स आएंगे सच दैट कि एक्स पहली बात तो रियल हो, क्योंकि हम रियल के लिए पढ़ ही रहे हैं, और इसमें एक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा, ए नहीं होगा। ध्यान दीजिए ओपन इंटरवल में बाउंड्री छूट जाती है, तो यहाँ पर ए छूट जाएगा, ए मतलब शामिल नहीं है, ए से बड़ा हमें लेना है एक्स, लेकिन बी की तरफ क्लोज्ड बाउंड्री है तो बी भी शामिल हो जाएगा। बी से छोटा तो लेंगे ही, लेकिन बराबर का चिन्ह यानी बी भी शामिल कर लिया, ठीक है। इस तरह इसमें अगर मान लीजिए दो रियल नंबर ए बी अगर है, तो इस इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी बार देखिए कि ओपन किधर है, बी की तरफ है, तो बी की तरफ अगर ओपन है तो बी छूट जाएगा, और ए की तरफ क्लोज्ड है तो ए शामिल रहेगा। तो ए से बड़ा भी लेना है और उस ए भी लेना है, लेकिन बी से छोटा भर लेके छोड़ देंगे जो है, ठीक है। अगर आप ओपन क्लोज्ड को ढंग से समझ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी को रियल लाइन में दिखाना है तो वेरी सिंपल है, बस ये देख लीजिए। देखिए बीच का भाग तो दोनों में रहता है, बस आपको ये चेक करना है कि बाउंड्री लेना है कि नहीं लेना है, यानी जो लास्ट का पॉइंट है। जैसे यहाँ पर देखिए ए की तरफ ओपन है, तो ए की तरफ ओपन है तो इधर सर्किल बना के छोड़ देंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे। लेकिन बी की तरफ क्लोज है, तो जब बी पे सर्किल बनाएंगे तो इसको डार्क भी कर देंगे ऐसे। और बीच का भाग तो लेना ही है, बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका हो गया। और अगर इस वाले का बनाना है रियल लाइन में, तो देखिए क्या करेंगे, ये ए बनाइए, बी आप ही देखिए किधर ओपन है, बी की तरफ ओपन है, तो बी के लिए क्या करेंगे, बस सर्किल बना के छोड़ देंगे और इधर सर्किल बना के डार्क भी कर देंगे, ठीक है। और ये बीच वाला भाग भी कलर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला है, और ये कौन सा है, ये पहला वाला है, ये है। कोई डाउट, वेरी सिंपल। जिधर से ओपन हो वो एलिमेंट छूट जाता है, बस उससे बड़ा या छोटा लेना है, और जिधर से क्लोज है उसको भी लेना होता है। अच्छा एक नोटेशन और समझ लीजिए, जैसे ओपन इंटरवल के लिए नोटेशन ये हम यूज करते हैं, छोटा कोष्टक। ओपन के लिए एक नोटेशन और भी आप किताब में देख सकते हैं, जैसे ऐसे बना है ये, तो इसके लिए एक नोटेशन ये भी होता है, जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, क्लोज्ड अंदर की ओर बंद होता है, इसी क्लोज्ड को अगर आप बाहर की तरफ खोल दीजिए ऐसे, तो इसको भी ओपन इंटरवल भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ओपन इंटरवल ये भी है, ये तो है, ये भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे बना है ऐसे, तो ये ओपन है, तो इसी को हम चाहें इसी ओपन को उधर घुमा दें, तो ये भी यही चीज़ है जो है, ये तो है ही जो है। क्लोज्ड में कोई चेंज नहीं करते, क्लोज्ड के फॉर्म में कोई चेंज नहीं। बस आप ये समझिए कि ओपन इंटरवल को आप क्लोज्ड को घुमा के भी बना सकते हैं। जैसे ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, ये जो ओपन इंटरवल है अंदर की ओर है, तो क्लोज्ड को आप उधर घुमा दीजिए, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज। और इसकी जगह पे अगर आप ऐसे बना दें तो ये दोनों सेम होते हैं, यानी क्लोज्ड इंटरवल को नो चेंज, लेकिन ओपन की जगह पे आप क्लोज्ड को बनाइए, जिधर घुमा हो उसको उल्टा घुमा दीजिए क्लोज्ड को। जैसे ये राइट तरफ घुमा है, तो आप क्लोज्ड बना के देखिए लेफ़्ट तरफ घुमा दिया हमने, इसमें तो नो चेंज है। ये देखिए ओपन इंटरवल लेफ़्ट की तरफ, अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो लेफ़्ट की तरफ घुमा है, तो हम जब क्लोज्ड बनाएंगे तो उसको राइट तरफ घुमा दें। तो ये भी नोटेशन कुछ किताब में मिल जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से सारे इंटरवल हमने बता दिया। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स बिटवीन तो होते ही हैं, लेकिन इंड पॉइंट भी लेते हैं। ओपन में इंड पॉइंट नहीं लेते, सिर्फ बीच के एलिमेंट लेते हैं। और अगर सेमी क्लोज सेमी ओपन तो इसी से निकल जाएगा, जिधर से ओपन होगा उधर से इंड पॉइंट छोड़ देंगे, और जिधर से क्लोज्ड होगा उधर से इंड पॉइंट ले लेंगे, और बीच के इंतराल तो लेते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।